प्यारे बच्चों, आइए हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न न सिर्फ इनके आने की संभावना अधिक है बच्चों, बल्कि इनको अगर हम एक बार पढ़ लेते हैं तो हम अन्य क्वेश्चंस को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्रम से देखते हैं इन प्रश्नों को और इनसे संबंधित जो अन्य प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले देखिए है कि सबसे ज़्यादा क्षारकीय अमीन कौन है। तो बच्चों, ऐसी स्थिति में आप देखिए ध्यान से, आप जानते हैं कि अमीनों का जो क्षारकीय गुण होता है वो माध्यम पर डिपेंड करता है, जलीय माध्यम है या गैसीय वाष्प अवस्था है। फिलहाल यहाँ पर जो अमीन दिए गए हैं, पहला अमीन देखिए फर्स्ट डिग्री है, दूसरा सेकंड डिग्री है, तीसरा फर्स्ट डिग्री है मेथिल अमीन और चौथा डाई एथिल अमीन भी क्या है, सेकंड डिग्री अमीन है। तो आप देखिए, आपको इतना तो पता ही है कि हर स्थिति में सेकंड डिग्री जो होता है वो फर्स्ट डिग्री से अधिक क्षारकीय होता है। थोड़ा सा फर्स्ट डिग्री और 3 डिग्री में डिसीजन करना कठिन होता है, क्योंकि जलीय माध्यम में, स्पेशली जलीय माध्यम में अगर ये प्रश्न होता तो 3 डिग्री और 1 डिग्री में हम डिसीजन लेने में ये देखते हैं कि कौन सा ग्रुप CH3 है, C2H5 है या कौन सा एल्किल ग्रुप है, उसके आधार पे हम डिसीजन लेते हैं। फिलहाल इस प्रश्न में बहुत क्लियर है कि कोई 3 डिग्री नहीं है तो 2 डिग्री ही अधिक होगा। अब 2 डिग्री में भी देखिए 2 हैं, तो इसका मतलब हमें इसमें भी सिलेक्ट करना है। अगर सेकंड डिग्री में हम देखेंगे तो एथिल ग्रुप बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर मेथिल से अधिक होता है, इसलिए एथिल ग्रुप जो होगा वो अधिक बेसिक होगा, अर्थात करेक्ट आंसर यहाँ पर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि विटामिन के कुछ, जैसे विटामिन सी है, कुछ इनके रासायनिक नाम भी होते हैं। विटामिन सी का नाम बच्चों एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर फर्स्ट सही है। लेकिन अन्य विटामिनों के नाम भी आपको याद रहने चाहिए, तो चलिए हम आपको कुछ विटामिन्स बताते हैं और उनके नाम भी आप याद करते जाइए। जैसे बच्चों विटामिन ए अगर हम कहते हैं, विटामिन ए जिसे कहते हैं आप, ये रेटिनाल कहा जाता है, इसको नाम इसका आप नोट करिए, रेटिनाल। दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, आप जानते हैं। और अगर विटामिन B1 दिया है कभी बच्चों तो इसका नाम होता है थायमिन। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। जबकि विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है। नाम आप नोट करते जाइएगा। विटामिन B3 जो है बेटा, इसको पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। एक विटामिन H होता है जिसको हम बायोटीन कहते हैं। साथ ही विटामिन B5 जो होता है, B5 का नाम आप नोट कर लीजिए। B5 को कहते हैं निकोटिनिक अम्ल या नियासिन। नियासिन नाम आप सुनते होंगे, जिससे कि त्वचा संबंधित बीमारियां प्रायः होती हैं, जैसे एक पेलाग्रा रोग है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये नियासिन या विटामिन B5 की कमी से होता है। इसी तरह से बच्चों विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन कहा जाता है, इसको भी आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें से। तो विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, ये 4 नाम विटामिन B में आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा बच्चों अगर हम देखें तो विटामिन D का नाम, जैसा कि आपको पता है, कैल्सीफेराल होता है। क्या होता है विटामिन D का नाम? कैल्सीफेराल। और विटामिन E होता है जिसका नाम होता है टोकोफेराल। तो D और E में अंतर रखिएगा, ध्यान रखिएगा। D को कहते हैं कैल्सीफेराल और E को कहते हैं टोकोफेराल। तो बच्चों इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन हमने आपको इसी प्रश्न के साथ बता दिया। इनके नाम अगर आप याद कर लेते हैं लिख करके तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आप जानते हैं कि के की जो यूनिट होती है इसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? मोल अपान लीटर ओवरऑल की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों यहाँ पर शून्य कोट की अभिक्रिया का मतलब है कि n की वैल्यू 0 है, और अगर आप n की वैल्यू 0 करते हैं तो ये सीधे सीधे हो जाएगा मोल अपान लीटर सेकेंड इनवर्स, अर्थात मोल पर 1 का पावर होगा, लीटर पर -1 का होगा और सेकंड पर इनवर्स हो जाएगा। तो आप अगर देखें तो इसमें इसका होना चाहिए मोल पर लीटर पर सेकंड। बट जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं इनमें से लीटर पर सेकंड है, लीटर मोल पर सेकंड है, मोल पर लीटर है लेकिन पर सेकंड नहीं है, और मोल सेकंड इनवर्स है। तो बच्चों इस प्रश्न में ये आपको विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर
थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर जो आंसर सही है वह है मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ये होता है शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। इस प्रश्न में ही थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये फार्मूला याद रखिएगा विशेष करके कि के का जो मात्रक होता है वह होता है मोल अपान लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। इससे आप जो हैं बड़ी आसानी के साथ किसी भी कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कर लेंगे। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित 4 रंगहीन लवणों के विलयन में पृथक पृथक परख नलियों में रखे गए हैं तथा प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी डुबाई गई है। कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाएगा? इसका मतलब है, आप जानते हैं कापर आयन जो होता है वो नीला होता है। तो सीधी सी बात है कि कापर मेटल अगर इनमें से किसी को रिप्लेस कर सकता है उनके साल्ट से, तो वो क्या होगा? वो विलयन नीला होगा। रिएक्टिविटी में आप देखिए तो कापर से कम रिएक्टिव केवल एजी या सिल्वर है, अर्थात कापर सिल्वर को प्रेसिपिटेट करके स्वयं कापर आयन बना लेगा। तो यहाँ पर आंसर सी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ठोस ए एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। वह किस प्रकार का ठोस है? देखिए बच्चों, अति कठोर ठोस एवं गलित अवस्था में विद्युत रोधी होना, देखिए ये गुण कठोरता, ठोस, हाई मेल्टिंग पॉइंट केवल 2 में होता है, आयनिक में या फिर सहसंयोजक में। धात्विक भी होता है, लेकिन आप जानते हैं कि धात्विक और आयनिक ये दोनों विद्युत के सुचालक हैं। आणविक बेटा ये बहुत कठोर नहीं होते, इनके अंतर आणविक बल बहुत कम होते हैं। तो हमें एक ही बचता है कि सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं ये न सिर्फ कठोर होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और ये विद्युत के रोधी भी होते हैं, जैसे कि डायमंड। तो यहाँ पर सही आंसर है सहसंयोजक यौगिक। इनमें से केवल ग्रेफाइट ऐसा है जो विद्युत का सुचालक होता है, अदरवाइज सभी सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं उनमें ये सभी गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सहसंयोजक यौगिक। अगला क्वेश्चन है, एमाइडों से एमीन बनाने में कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता है? तो एमाइड आप जानते हैं क्या होता है? एमाइड है RCONH2। इससे एमीन बनाने के लिए, RNH2 बनाने के लिए आप अच्छी तरह जानते हैं एक रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन, जिसमें Br2 और KOH का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बच्चों क्या? Br2 एंड KOH। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला पोर्शन। राइबोफ्लोविन नाम है। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का नाम है। तो करेक्ट आंसर क्या है? विटामिन B2। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है बच्चों। देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोट की अभिक्रिया है? तो देखिए ये जितनी भी रिएक्शंस दिए गए हैं ये आपको ध्यान से देखना है कि इसमें से शून्य कौन है। सभी अभिक्रियाओं की कोट आप निर्धारित करने लगिए। तो देखिए शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं होती हैं जो या तो सूर्य के प्रकाश में होती हैं या फिर किसी ठोस उत्प्रेरक से उत्प्रेरित होती हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण उदाहरण आप लोग पढ़े हैं। सूर्य के प्रकाश में H2 + Cl2 गिव्स आउट 2HCl है, जबकि यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल जो ठोस से उत्प्रेरित है वह है NH3 का डिकम्पोजिशन, जिसमें ये टूट जाता है N2 + 3H2 में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए लिखा है 4 धातुओं A, B, C तथा D के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 1.5, -2.0, +0.34 तथा -0.76 हैं। इन धातुओं का घटती हुई सक्रियता का क्रम क्या होगा? तो बच्चों एक चीज़ आप ध्यान से जान लीजिए कि धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव जितना ऋणात्मक होगा, निगेटिव जितना होगा, वो उतना ही क्रियाशील होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो कौन सी धातु का सबसे अधिक ऋणात्मक है? डी का -0.76 और बी का जिसका है -2.0।
तो बी या डी में अगर हम कंपेयर करेंगे तो बी का ज़्यादा है निगेटिव और डी का कम है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब बी जिसमें सबसे अधिक है वही होगा, तो यानी बी है, बी के बाद फिर डी है, डी के बाद सी है और सी के बाद ए, तो बी करेक्ट आंसर है। बच्चों एक चीज़ और हम आपको बता दें, धातुओं का अपचायक गुण भी इसी क्रम में होता है। क्या? अपचायक गुण। तो आपसे चाहे धातुओं की क्रियाशीलता पर प्रश्न पूछा जाए या उनके अपचायक गुण पर, आपको यही देखना है कि जिसका मान अधिक ऋणात्मक होगा वही सबसे अधिक क्रियाशील या अपचायक होता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आप इसको कह सकते हैं कि यह एक सहसंयोजी ठोस है। अगला क्वेश्चन है, समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपरासारी होंगे? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर अगर आप देखिए तो पहले दो क्वेश्चंस ए और बी में इनका कंसंट्रेशन 0.1 है, अर्थात यहाँ हम ये देखेंगे कि किसमें सबसे ज़्यादा आयन है, तो यहाँ इन दोनों में 0.1 m Na2SO4 है, जिसमें 3 आयन मिल रहे हैं। Na2SO4 से 2Na प्लस सल्फेट आयन में SO4 2-, तो 2 आयन Na के हैं और 1 आयन सल्फेट का है। सांद्रता जब समान होती है, जैसा कि मैंने बताया था, आयनों की संख्या जोड़ लीजिए, जिसमें ज़्यादा आयन है उसका परासरण अधिक होता है। तो NaCl में 2 हैं, Na2SO4 में 3 हैं, तो ये कभी भी समान नहीं हो सकते हैं, ये गलत है। दूसरा है 0.1 m यूरिया डिसोसिएट नहीं होता, NaCl होता है, तो इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट आंसर है। फिर है 0.1 m यूरिया एंड 0.2 m MgCl2, तो यहाँ भी MgCl2 का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है और ये पार्टिकल भी ज़्यादा दे सकता है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। अब बचता है लास्ट 0.1 m CaNO3 ट्वाइस। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो 3 आयन है, एक Ca2+ है और दूसरा है NO3- जिसके 2 मोल होंगे, यानी 2 आयन NO3 है, 1 आयन कैल्शियम, तो 3 आयन है। Na2SO4 में भी हमने अभी आपको बताया था 3 आयन होते हैं, इनका कंसंट्रेशन भी सेम है, तो यानी इनके परासरण दाब भी सेम होंगे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी। इसी तरह से क्वथनांक उन्नयन की समानता से हो प्रश्न या हिमांक अवनमन की समानता से प्रश्न हो, इन सब में हमको इसी तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल देखना है और उसे गेस करना है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन बेटा थ्योरेटिकल है कि एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनी जालक के केंद्र में स्थित है। पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या होगी? पोटेशियम का परमाणु भार दिया है, ये प्रश्न 2 नंबर में आता है। देखिए, जैसा कि प्रश्न है, एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय जालक के केंद्र में स्थित है। पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या होगी? तो बच्चों यहाँ पर दिया क्या गया है, पोटेशियम का द्रव्यमान x आपको पता है, और आपसे पूछ क्या रहा है कि कितने इकाई सेल होंगे। तो किसी भी तरह का ठोस हो, अगर उसके यक्स ग्राम में आपसे पूछा जाता है कि कितने इकाई सेल हैं, तो एक फार्मूला आप याद रख लीजिए कि इसका फार्मूला है, अगर यक्स ग्राम में पूछा जाता है तो इकाई सेलों की संख्या बराबर x गुणे Na/m इंटू जेड, जहाँ पर x द्रव्यमान है, Na है मोलों एवोगैड्रो नंबर, m है उस पार्टिकल या अणु या परमाणु का अणुभार या परमाणु भार, z है एक इकाई सेल में परमाणुओं की या अणुओं की संख्या। तो बच्चों देखिए, आपको यक्स तो पता है, Na का मान आप जानते हैं होता है कितना, एवोगैड्रो नंबर का 6.022 इंटू 10⁻23। m का मान आपको पता है 39 होता है पोटेशियम का परमाणु भार। एक इकाई सेल में जेड कितना होगा ये आपको पता करना है। अगर ये आप पता कर लें तो फार्मूले में वैल्यू पुट करके आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो देखिए, आपको बताया गया है, पहले भी आपको पता है कि अगर पोटेशियम कहाँ है, जालक के केंद्र में है, तो इसका मतलब यह एक बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर है या जालक केंद्रित स्ट्रक्चर है। और बॉडी सेंटर्ड जो जालक होते हैं यूनिट सेल, उसमें पार्टिकल कणों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 2। तो अगर जेड की वैल्यू 2 हो गई, एक्स की वैल्यू 4 ग्राम है, एम की वैल्यू 39 है, इन वैल्यू को आप पुट करिए फार्मूले में। देखिए यहाँ पुट किया गया है और पुट करके जब हम सॉल्व करते हैं इसको तो आ जाएगा 3.08 इंटू 10⁻22, 23 नहीं होगा, ये कितना होगा 22।
चलिए हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों है, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मूलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न को आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए बच्चों, वाष्पशील पदार्थ अवाष्पशील है, इसका द्रव्यमान 2.5 ग्राम है, अर्थात मास कितना है 2.5, तो W2 कितना हुआ 2.5। डेल्टा टीबी क्वथनांक में वृद्धि कितना है 0.4, और डेल्टा टीबी का एक फार्मूला आप जानते हैं होता है क्या KB इंटू एम की वैल्यू अगर आप पुट कर दीजिए फार्मूला तो W2/M2 इंटू 1000/W1 होता है, ये आप जानते हैं। अब बच्चों अगर इस फार्मूले से आप M2 का फार्मूला निकालें तो बड़े आसानी से हो जाएगा। M2 कहाँ जाएगा राइट हैंड पे, TB इसकी जगह पे आ जाएगा। सेम फार्मूला बाकी वैसे ही रहेगा। आपको फार्मूले में केवल वैल्यू पुट करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। KB की वैल्यू दी गई है देखिए 2.67, आपने पुट कर दिया। W2 का मान है 2.5, 1000 फार्मूले में ही है। डेल्टा TB 0.4 है, और बेंजीन का द्रव्यमान कितना दिया गया है 100 ग्राम। 100 ग्राम हमने पुट किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है देखिए, तो ये आ जाएगा M2 की वैल्यू 166.87। तो बच्चों आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि रिलेटेड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। यहाँ पर है एक कैडमियम और सिल्वर का सेल। आप जानते हैं लेफ्ट तरफ एनोड होता है, राइट हैंड पर एनोड होता है। यहाँ पर कैडमियम और एक सिल्वर का वोल्टेज दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। आपसे ई सेल पूछ रहा है तो नस्ट इक्वेशन से इक्वेशन आएगा। नस्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं, देखिए ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059/n log Q। अगर इस फार्मूले में आप ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, Q पता कर लें और n पता कर लें तो क्वेश्चन आ जाएगा। ई नॉट सेल आप जानते होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। अब आप जानते हैं कि लेफ्ट में कैथोड होता है, सॉरी एनोड होता है, यानी कैडमियम एनोड है, और सिल्वर क्या है ये कैथोड है। तो कैथोड की वैल्यू पहले पुटअप करनी है, यानी सिल्वर की वैल्यू पहले आप रख दीजिए 0.80 हुआ, माइनस कैडमियम की वैल्यू है 0.40, इसको आप पुट कर देते हैं, चूंकि ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 1.20 वोल्ट। अब ई नॉट सेल हमें पता हो गया, हमें Q और N पता करना है। Q और N पता करने के लिए बच्चों देखिए सिंपली हमें क्या देखना चाहिए, नोड है कैडमियम, तो कैडमियम पर रिएक्शन क्या होगा बेटा CD/CD2+, यानी CD का कन्वर्जन हो रहा है CD2+ में। अगर आप आयन से इसको इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा CD = CD2++ 2 इलेक्ट्रॉन। अब आता है कैथोड। कैथोड किसका है सिल्वर का, इसका हम रिएक्शन लिख देंगे। इसका रिएक्शन जब हम लिखेंगे देखिए Ag+Ag के लिए तो हो जाएगा Ag+1 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Ag। बट फर्स्ट रिएक्शन में जैसा कि आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर केवल 1 है, तो इस रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और फाइनली हमने रिएक्शन जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसको फाइंड आउट कर लिया जोड़ के इसको। CD+2Ag+ गिव्स आउट CD2++2Ag। अब आता है नंबर Q को फाइंड आउट करने का। Q कैसे फाइंड आउट करते हैं आप जानते हैं, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखी जाती है, सेम उसी तरह से हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं Q की। केवल अंतर दोनों बच्चों ये होता है कि Q जो होता है वह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेट होने, यानी इक्विलिब्रियम सेट होने से पहले की वैल्यू होती है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो Q की वैल्यू हुई CD2+ का कंसंट्रेशन इंटू Ag के 2 मोल हैं तो Ag पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह से अपॉन रिएक्टेंट साइड में जो है CD और Ag है तो हो जाएगा Ag पावर 2 इंटू CD। बट बच्चों आप जानते हैं कि सॉलिड स्टेट का कंसंट्रेशन हमेशा 1 होता है, यानी ठोस का कंसंट्रेशन 1 मान लें तो Ag और CD की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये एक दूसरे से कट जाएंगे। तो फाइनली जो हमें मिल रहा है Q की वैल्यू वो क्या है, वह है CD2+ अपॉन Ag+ का स्क्वायर। और यहाँ पर क्वेश्चन में आप जब देखेंगे तो वहाँ भी दिया हुआ है कि CD2+ का कंसंट्रेशन 1 m है और Ag का भी कंसंट्रेशन 1 m है। ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, अगेन ये Q की वैल्यू 1 आ गई। तो Q की वैल्यू n की वैल्यू 2, ई नॉट सेल की वैल्यू 1.20। इसको जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए ई सेल की वैल्यू आ जाती है
1.20 माइनस 0.059/2 log 1, बिकॉज log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, फाइनल वैल्यू 1.20 वोल्ट होगी। तो इस तरह से बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।